हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल का। आज हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड प्रोटीन्स के बारे में। तो सबसे पहले अमीनो एसिड पढ़ते हैं। अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड क्या होते हैं? कंपाउंड 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 विच कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा विच कंटेन कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप as well as अमीनो ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अमीनो ग्रुप। उसको क्या बोलेंगे हम? अमीनो एसिड। जैसे एग्जाम्पल देखो सी डबल बॉन्ड ओ OH और इधर CH3NH2। ये क्या है? एक कार्बन है। एक कार्बन के पास क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और क्या है? एक NH2 ग्रुप भी है। और इसको तुम ऐसे लिख लो, CH3 को R फॉर्म में लिख लो, R ग्रुप। ये वाला ग्रुप चेंज होगा तो मतलब अमीनो एसिड क्या होंगे? बदलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम? अल्फा अमीनो एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ये लगा है तो ये क्या होगा? अल्फा अमीनो ग्रुप एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। अगर मैं इसी को देखो, आर ग्रुप CnH2, एक हाइड्रोजन इधर और CH2 ग्रुप इधर लगा दिया और C डबल बॉन्ड OH। ये अब इधर देखो अमीनो ग्रुप कहाँ लगा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देखो, अल्फा बीटा पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा है। मतलब ये क्या है? बेसिक ग्रुप अमीनो ग्रुप। तो इसको क्या बोलेंगे? बीटा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। अगर मैं आर CH3 CH2 और इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाऊं, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा। तो ये कौन सा एसिड अमीनो एसिड होगा? गामा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड। तो ये हमारे अमीनो एसिड है। अगर मैं इसको फिशर प्रोजेक्शन में बनाना चाहूं तो देखो फिशर प्रोजेक्शन में बना रहा हूं मैं। ये H ग्रुप है, ये R ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर लगाओ COOH और इधर NH2 ग्रुप लगाओ, इधर हाइड्रोजन लगा दो। ये क्या है? अमीनो एसिड ही है, क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक अमीनो ग्रुप। अगर मैं इसको अगर इसमें इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस है ना, ये एसिड है, ये बेस इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस। अगर मैं इसका H गायब कर दूं, इसको एक H दे दूं, तो देखो इधर से COO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव और ये R ग्रुप है और ये हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये तो अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड। और ये क्या कौन सा होगा? इसको हम ज्विटर आयन बोलेंगे। एक ही कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलेंगे हम ज्विटर आयन। इसको क्या बोलेंगे? ज्विटर आयन। इतनी बात समझ में आई? अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख लो। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी? और देखो बेसिकली ये R ग्रुप है ना, अमीनो एसिड 20 तरह के हम अमीनो एसिड पढ़ने वाले हैं अभी। तो ये R ग्रुप है, ये चेंज होगा, सिर्फ R ग्रुप चेंज होगा और हमारे अमीनो एसिड डिफरेंट अमीनो एसिड निकलेंगे।
और कुछ बकाया कुछ चेंज नहीं होगा, तीनों चीज में से सिर्फ आर ग्रुप चेंज होगा। तो चलो पहले कुछ इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। तो पहला इसका देखो आयनिक फॉर्म में था, तो ये NaCl साल्ट की तरह होगा, तो मतलब इसको क्रिस्टलाइन नेचर लिख सकता हूं मैं, क्रिस्टलाइन नेचर। दूसरा क्रिस्टलाइन नेचर हो गया। दूसरा क्या लिख सकता हूँ, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तीसरा पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें वाटर सोल्यूबल होता है। ये कैसे होता है, वाटर सोल्यूबल, H2O वाटर सोल्यूबल। और चौथा पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूँ इसके बारे में बताओ, इसमें एसिडिक ग्रुप भी है और COH वाला एसिडिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप NH2 वाला, ये कैसा बेसिक ग्रुप है। तो मैं इसको एम्फोटेरिक लिख सकता हूँ या नहीं, एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा या नहीं, बिल्कुल करेगा, एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये सब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्रिस्टलाइन नेचर होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा और एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा। ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब बेसिकली अमीनो एसिड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। अमीनो एसिड को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। देखो एसेंशियल इसको क्यों बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, ये इसलिए एसेंशियल अमीनो एसिड है क्योंकि ये हमारी बॉडी में नहीं बनता। एसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी में नहीं बनता, हमको डाइट के थ्रू इसको लेना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। मतलब दोज अमीनो एसिड which cannot be synthesized by human body। These amino acid is taken from outside in the form of, किसके फॉर्म में, in the form of diet, इसीलिए इनको एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, those amino acid which can synthesize in our body, in human body, which can be synthesized by human body and cannot be taken from outside, cannot be taken from outside। ये हमारे बॉडी में ही बनते हैं। कहाँ बनते हैं, हमारे बॉडी में ही, इसीलिए हम इनको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। अब देखो एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड
कि मैं अब टेबल बनाने वाला हूँ, तो वो तुमको याद रखनी है। टोटल अमीनो एसिड आर ग्रुप होगा, उसको बस चेंज करते जाना है। 20 तरह के हम अमीनो एसिड पढ़ेंगे। 10 होंगे जो एसेंशियल अमीनो एसिड होंगे और 10 होंगे जो नॉन एसेंशियल होंगे। और एसेंशियल अमीनो एसिड में मैं स्टार लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? स्टार। और नॉन एसेंशियल में ऐसे ही लिख दूंगा। तो चलो उसकी टेबल बनाता हूँ और तुमको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको रब करके टेबल बनाता हूँ। तो देखो बेटा, मैंने टेबल बना दी। सात सात की टेबल बनाई है, 7 अमीनो एसिड की। 7 की टेबल बनाई है अभी मैंने। देखो, पहला अगर आर ग्रुप एच होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। और अगर आर ग्रुप सी एच थ्री होगा तो एलेनिन। और बेलाइन को अगर प्रोपाइल ग्रुप ऐड हुआ। और 3 लेटर अब्रिविएशन में इसको ऐसे समझते हैं, बी ए एल। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते जाओ, एल ई यू। और अगर ये कौन सा ग्रुप है? इधर एनसीईआरटी में मिस्टेक है, इधर इस वाले ग्रुप में ये क्या है? आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, तो इसको ल्यूसीन बोलेंगे। स्टार पॉइंट लगा है जिसमें, वो क्या होंगे? अगर स्टार पॉइंट लगा है तो समझ जाओ वो क्या है? एसेंशियल। एसेंशियल वाले याद कर लेना, तो नॉन एसेंशियल वाले तुमको वैसे फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ट्रिक बना लेना बकायदा तुम। और देखो, अब ये आइसोल्यूसिन, ये एनसीईआरटी में रॉन्ग दिया है, एनसीईआरटी में गलत दिया है। इधर क्या होना चाहिए? सेकेंडरी ब्यूटाइल होना चाहिए। और जबकि एनसीईआरटी में गलत है, तो एनसीईआरटी भी गलत है। पूरी तरह से उसको फॉलो कर रहे हो जो, तो उनको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ एनसीईआरटी में गलती है। तो ये सब मैं बताता जाऊँगा कि कहाँ कहाँ गलती है। थोड़ी अच्छी किताबें पढ़ोगे तो उधर पता चलेगा कि क्या। आइसोल्यूसिन बेसिकली सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है, और इसको आई एल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका 1 लेटर में आई से। और ये आर्जिनिन, आर से। लाइसिन में आर ग्रुप ये लगा देना। अब देखो, आर ग्रुप इधर बेसिक है, इधर बेसिक ग्रुप लगा है। और जो अमीनो एसिड है उसमें एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। अगर हम आर ग्रुप बेसिक ग्रुप लगा दें, आर ग्रुप बेसिक ग्रुप लगा दें, जैसे NH2 तो ये क्या हो गई? आर्जिनिन और लाइसिन, ये क्या हो जाएंगे? बेसिक अमीनो एसिड। और अगर इधर अभी मैं और टेबल बनाऊंगा, तो अगर एसिडिक ग्रुप लगा होगा उसमें, तो क्या होगा? एसिडिक अमीनो एसिड। तो चलो टेबल्स बनवा दे रहा हूँ, टेबल और बनवा दे रहा हूँ। अभी 7 बने हैं, चलो और बनाओ, टेबल बनाओ। 20, तुमको 20 याद करने हैं। ट्रिक बनाओ, चाहे जैसे याद करो, बस याद कर लो। एसेंशियल एक चीज याद कर लो, एसेंशियल कौन से हैं, नॉन एसेंशियल अपने आप याद हो जाएंगे। 7 हो गए थे, अब 8। 8वां ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड में आर ग्रुप क्या होगा? OH, C++O, CH2, CH2। और इसको GLU, 3 लेटर अब्रिविएशन में GLU लिखेंगे, और 1 लेटर में E, इसको इस तरह। और 9वां एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड में आर ग्रुप क्या होगा? OH, C++O, और इधर CH2। और इसको ASP से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 3 लेटर अब्रिविएशन में। इधर D आएगा 1 लेटर अब्रिविएशन में। अब 10, 9, 10 ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक, ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन में NH2, C++O, CH2, CH2। इसको GLN से डिनोट करेंगे, Q। 1 लेटर अब्रिविएशन में इसको Q दिखाते हैं। और 11th एस्पार्जीन। एस्पार्जीन, इसका आर ग्रुप क्या होगा? NH2, C++O, CH2। और इसको AR, एस्पार्जीन,
AS और NG, ASG, ASN बोलते हैं। इसका वन लेटर अब्रिविएशन R आएगा 11 12 थ्रियोनाइन। थ्रियोनिन को ये क्या है, ये एसेंशियल है। CS इसका R ग्रुप क्या होगा, CH3CHOH, और इसको THR से डिनोट करते हैं, THR से, और इधर T से, वन लेटर अब्रिविएशन में। 12 13 सीरीन। सीरीन में R ग्रुप क्या होगा, OHCH2, और इसको SER से, और वन लेटर अब्रिविएशन में S लिखेंगे। 14 16 को HSCH2, ऐसे R ग्रुप इसका ये रहेगा, इसको लिखेंगे CSS 16, इसको C से डिनोट करेंगे। तो देखो अब R ग्रुप में एसिडिक ग्रुप लगा है, इधर एसिडिक ग्रुप, जहां जहां पर एसिडिक ग्रुप दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है, मतलब ये कौन से एसिडिक अमीनो एसिड है। ये बेसिक ग्रुप आ गया ग्लूटामाइन में, एस्पार्जिन में बेसिक ग्रुप आ गया, तो मतलब ये बेसिक नेचर शो करेंगे। और एसेंशियल थ्रियोनिन क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड है। बस इतनी बात तुमको याद रखना है, आर ग्रुप देख के चलना है, आर ग्रुप सबके पता होना चाहिए तुमको। अगर एसिडिक ग्रुप है तो एसिडिक अमीनो एसिड होगा, बेसिक ग्रुप है तो बेसिक होगा, एसेंशियल नॉन एसेंशियल तुमको वैसे याद रखने हैं। और 3 लेटर अब्रिविएशन और 1 लेटर अब्रिविएशन ऐसे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस तुमको इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि कौन सा एसिडिक अमीनो एसिड है, कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है। आर ग्रुप पता होना चाहिए उसके लिए, मतलब आर ग्रुप तुमको हर हालत में बार बार प्रैक्टिस करके लिख लिख के सीखना है। आर ग्रुप बड़े इंपॉर्टेंट है। 14 15 मिथियोनिन, मिथियोनिन ये क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड। इसका आर ग्रुप CH3S CH2 CH2, और इधर MET, 3 लेटर अब्रिविएशन। 1 लेटर अब्रिविएशन में M। 15 के बाद 16 क्या है, फिनाइल एनीन। इसको कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह, आर ग्रुप इसका क्या होगा ये, और इसको 3 लेटर अब्रिविएशन में MPHE और F 1 लेटर अब्रिविएशन में। 17th ग्रुप टायरोसिन है ये। टायरोसिन को हमको क्या, टायरोसिन का आर ग्रुप क्या होगा, अगर आर ग्रुप O है, इधर OH इधर CH2, ये आर ग्रुप है, इसको क्या लिखेंगे TYR टायरोसिन, और इसका Y 1 लेटर अब्रिविएशन Y होगा। 18 क्या है, ट्रिप्टोफैन का आर ग्रुप बड़ा ही तगड़ा है, H2C। अब तुमको याद कर लेना है, ये सब आर ग्रुप पता ही होना चाहिए। ये आर ग्रुप है इसका। और ट्रिप्टो TRP लिखते हैं इधर, और इधर W। 19 में हिस्टिडाइन, इसका आर ग्रुप क्या होगा, इधर N ग्रुप डबल बॉन्ड, फिर NH ग्रुप, फिर इधर डबल बॉन्ड, और इधर सिंगल बॉन्ड, और इधर CH2। ये आर ग्रुप है इसका, हिस्टिडाइन। W से डिनोट करेंगे। ट्रिप्टोफैन लिख लिया, तो हिस्टिडाइन को H से डिनोट करो 1 लेटर अब्रिविएशन में। और 20 लास्ट है प्रोलीन। इसका आर ग्रुप क्या होगा, HNCOOH HCH2, और इधर ऐसे ग्रुप लगा दो, इसको क्या प्रो लिखेंगे, क्या प्रो। तो ये सब क्या है, अमीनो एसिड की लिस्ट है, जो NCERT में तो गिवन नहीं है। मैंने मतलब थोड़ी
तुमको क्या याद रखना है इसमें, आर ग्रुप याद रखना है, कौन से बेसिक अमीनो एसिड है मैंने बता दिया। अगर आर ग्रुप में क्या होगा, एसिडिक ग्रुप, तो उसको एसिडिक में काउंट कर लेना, एसेंशियल नॉन एसेंशियल स्टार पॉइंट से देख लेना। और आर ग्रुप सबके पता होने चाहिए, वरना तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन है ट्रायोसिन, कौन है ट्रिप्टोफैन। तो ये सब तुमको याद ही करना है, इसका अल्टीमेट कोई रास्ता नहीं है, इससे बच के नहीं निकल सकते, याद करना है मतलब करना है यार, ठीक है। चलो अब चलते हैं प्रोटीन की तरफ। ये सब याद करना था तुमको, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रोटीन की तरफ मूव कर रहे हैं। प्रोटीन क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन, इज कॉल्ड प्रोटीन। और प्रोटीन, अब पेप्टाइड समझो, पेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड क्या है, जब फैन टू, पहले डेफिनेशन लिख लो, फैन टू और मोर सेम और डिफरेंट अमीनो एसिड combined with removal of water, and form amide linkage, क्या बोलते हैं, amide linkage, and form amide linkage अमाइड लिंकेज एंड अमाइड लिंकेज को ही हम क्या पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। अमाइड लिंकेज इट्स फॉर्म, अमाइड लिंकेज इज फॉर्म जब हम दो अमीनो एसिड लेंगे, सेम हो या चाहे डिफरेंट हो, अगर उस दो को मिलाएंगे तब तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा। वाटर मॉलिक्यूल, जैसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहे थे तब तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर रहे थे, दो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिला रहे थे तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था, और फिर ग्लाइकोसिडिक मोनोसैकेराइड्स को मिला रहे थे तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ रही थी। इसी तरह जब हम दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड चाहे सेम हो डिफरेंट हो मिलाएंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा एंड फॉर्म अमाइड लिंकेज, एंड फॉर्म अमाइड लिंकेज is formed, amide linkage is formed, that amide linkage is peptide linkage, उसी को हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड लिंकेज। एंड कंपाउंड फॉर्म इज पेप्टाइड, एंड कंपाउंड जो बनेगा, कंपाउंड फॉर्म इज पेप्टाइड। जैसे एग्जाम्पल, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड एसेट्रा। मतलब अगर हम दो पेप्टाइड को मिलाएंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, अगर हम तीन पेप्टाइड्स को, तीन अमीनो एसिड को मिलाएंगे तो दो वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और एक ट्राइपेप्टाइड बनेगा। तो चलो बना के देखते हैं एक अच्छा कैसे है। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड। सबसे पहले हम डाइपेप्टाइड देख ले रहे हैं। क्या डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड में देखो ग्लाइसिन और एलानिन से हम बना रहे हैं एक पेप्टाइड,
ग्लाइसिन और एलानिन से। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है तुमको पता है, H ग्रुप लगा देना, R ग्रुप की जगह क्या लगाना है तुमको, H ग्रुप। R ग्रुप की जगह तुमको क्या लगाना है, H ग्रुप, CH2। और इधर H2N और एलानिन लिख रहा हूं मैं, CH CH3 और C डबल बॉन्ड OH। अब इधर से एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लो और इधर से OH ले लो, तो इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये H2N CH2 C डबल बॉन्ड N और इधर से N H CH CH3 COOH। ये सब ये क्या है, यही तो है पेप्टाइड लिंकेज। इसी को हम एमाइड लिंकेज भी बोलते हैं, एमाइड लिंकेज। ये किससे, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल, तो अमाइड लिंकेज, ये क्या है, अमाइड लिंकेज। या इसी को हम पेप्टाइड लिंकेज बोल सकते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। ये क्या है, अमाइड लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज, कुछ भी बोल दो। अगर हम 3 अमीनो एसिड लेंगे, 3 अमीनो एसिड लेंगे, तो उधर से वाटर के मॉलिक्यूल 2 रिलीज हो जाएंगे और ये क्या डाइपेप्टाइड बना है, फिर बन जाएगा ट्राइपेप्टाइड। ऐसे अमाइड का फॉर्मेशन करना है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड। चलो अब हम चलते हैं प्रोटीन, प्रोटीन को क्लासिफाई करेंगे। प्रोटीन, प्रोटीन 2 प्रकार की होती है, एक फाइब्रस प्रोटीन, एक ग्लोबुलर प्रोटीन। एक है फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, एक है ग्लोबुलर प्रोटीन। एक कौन सी है, ग्लोबुलर प्रोटीन। एक फाइब्रस प्रोटीन है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन। पहला फाइब्रस प्रोटीन लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका, कैसा, लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर। और ग्लोबुलर का क्रॉस लिंक्ड होता है, क्रॉस, कैसा, क्रॉस स्ट्रक्चर। क्वाइल्ड, क्वाइल्ड लिखो, क्वाइल्ड बेटर रहेगा, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। और इसमें क्या क्या कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सल्फाइड लिंकेज, सल्फाइड, सल्फाइड लिंकेज। और ग्लोबुलर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मिलेगी और साथ में सल्फाइड लिंकेज भी मिलेगी, सल्फाइड लिंकेज। लेकिन इसमें वंडरवाल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी मिलता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी मिलता है। और इसमें बिग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पूरा नाम लिखूं, बिग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मिल जाता है। ये तीसरा पॉइंट, ये वाटर में इंसोल्यूबल है, वाटर इंसोल्यूबल। और ये वाटर सोल्यूबल है, कैसा है, वाटर सोल्यूबल। ये कैसा है, वाटर सोल्यूबल। चौथा पॉइंट लिखो इसमें, चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल देखो। एक क्रिएटिन, क्रिएटिन कहाँ मिलता है तुमको पता है, क्रिएटिन एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, क्रिएटिन, क्रिएटिन प्रेजेंट इन हेयर, प्रेजेंट इन हेयर, अपने बालों में पाया जाता है क्रिएटिन। और इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मायोसिन, मायोसिन, मायोसिन प्रेजेंट इन मसल्स। ये मायोसिन कहाँ मिलता है, मसल्स में, MUSCLES, मसल्स। और इसका चौथा, इसके एग्जाम्पल तो एक तो है इंसुलिन और दूसरा है एल्बुमिन, एल्बुमिन और इंसुलिन, इंसुलिन। ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये सब क्या है,
फाइब्रस प्रोटीन। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात तो है नहीं। स्टेटमेंट डायरेक्ट एग्जामिनर पूछेगा कि फाइब्रस प्रोटीन में कैसा स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन वाटर सोल्यूबल होता है या इनसोल्यूबल होता है, और उसके एग्जाम्पल पूछ सकता है। फाइब्रस मतलब दो ही एनसीईआरटी में गिवन है, क्रेटिन और मायोसिन। एनसीईआरटी में गिवन है और एनसीईआरटी में एल्बुमिन, इंसुलिन दोनों गिवन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो याद करके ही जाना है, मतलब ये सब याद ही रहना चाहिए। मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में ये सब स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेगा तो बस इसी स्लाइड से बन जाएगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन समझो, जो कि काफी सही चीज है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो पहली स्ट्रक्चर है लीनियर स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसा होता है, होती है लीनियर स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक लाइन में लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो देखो जैसे मैं ये क्या है मैं अभी बता रहा हूं, गवली एल GAVLI GAVI, ये क्या है सब मैं अमीनो एसिड लिख रहा हूँ, ग्लूटामीन, अमीन, बेलाइन, ल्यूसीन वगैरह, ये सब क्या मैं अमीनो एसिड के नाम लिख रहा हूँ। और इधर मैंने क्या कर दिया है LV। देखो अब बस तुमको ये देखना है, इधर पे अमीनो एसिड चेंज हो गए हैं, अमीनो एसिड चेंज हो गए हैं तो ये प्रोटीन भी डिफरेंट हो जाएगी। अब ये दे आर डिफरेंट प्रोटीन। अगर मैं स्ट्रक्चर में, लीनियर स्ट्रक्चर में अगर मैं एक का भी अरेंजमेंट थोड़ी खटपट कर दे रहा हूँ, एक भी अमीनो एसिड का, एक भी अमीनो एसिड इधर उधर हुआ तो दो डिफरेंट प्रोटीन निकल आएंगे। जैसे सपोज दैट एक प्रोटीन है, अगर ये दूसरी प्रोटीन है तो इधर उसका अरेंजमेंट थोड़ी अलग है। जैसे इधर VL था, इधर LV है, तो मतलब इधर डिफरेंट प्रोटीन बन गए। दे आर डिफरेंट प्रोटीन, दे आर डिफरेंट प्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन। ठीक है, इतनी बात याद रखना। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, बस इसमें कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसा बनता है, देखो तो इसकी दो फॉर्म निकल के आती हैं। एक है अल्फा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स, और बीटा प्लेटेड, दो फॉर्म होते हैं। बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स कैसा स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसा होता है अल्फा हेलिक्स। और ये बीटा प्लेटेड कैसा होता है, तो रुक जाओ पहले अल्फा हेलिक्स को समझो। अगर इधर COONH लगाया मैंने और इधर COONH, ये क्या अमीनो एसिड, तो इधर देखो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इधर CONH, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इंट्रामोलिकुलर हो रही है, मतलब खुद के ही मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है। तो अल्फा हेलिक्स में क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर मैं बीटा प्लेटेड बनाऊं, बीटा प्लेटेड, तो इसको अगर तुम खींचोगे तो ये राउंड वाला पोर्शन है, स्प्रिंग समझिए, अगर मैं इसको खींचूंगा ऐसे तो ये वाले जो राउंड पोर्शन है
ये थोड़ी स्टीपर हो जाएंगे। कैसे? ऐसे। मतलब अब देखना, इधर CO बॉन्ड है, इधर NH प्रेजेंट है, इधर NH2 है, इधर CO है। अब देखो इधर NH2, तो देखो इधर अब क्या हो रहा है, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, तो इधर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जब अगर बॉन्डिंग होगी तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बस क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो तुमको ये बोलना है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर बीटा प्लेटेड में पूछ ले तो देखो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। समझ आया कुछ? अरे बिल्कुल सिंपल है यार भाई। चलो अब हम देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसा होता है देखो। हाँ ऐसे ही। अब देखना इसमें क्या होगा, NHOH C डबल बॉन्ड हो, और इधर NH C डबल बॉन्ड हो, इधर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और इधर NH C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। तो इधर से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। मतलब इधर पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो ही रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो प्रेजेंट है। और कौन कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में? तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी पाया जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा सल्फाइड लिंकेज भी पाया जाता है इधर। क्या? सल्फाइड लिंकेज, सल्फाइड लिंकेज भी मिलता है सर। और चौथी बात इधर क्या क्या मिलता है, बिग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मिलता है, बिग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इधर इतने सारे इंटरेक्शन पाए जाते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी, डाइपोल डाइपोल मोमेंट भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी, सल्फाइड लिंकेज भी देखने को मिल जाएगी, बिग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मिल जाएगी। और बस मतलब ये 3-4 बॉन्डिंग है जो तुमको याद रखनी है। अब हम चलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे बनेगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लो, ये क्या है? ये सब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कैसे भी बना दो, मतलब जब when two or more सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और टर्सरी, सेकेंडरी टर्सरी कंबाइन, सेकेंड टर्सरी स्ट्रक्चर कंबाइन। जब सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंबाइन होते हैं तब एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मिलता है। और इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, चाहे जैसे बना दो, जैसे तुमको पेन रखो जहां से खिटपिट कर रहा हो करते जाओ, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन जाएगा। अब हमको जो समझने वाली बात है हम समझेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है हमको समझना। क्या है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? तुमने एग को देखा है, उसको बॉयल कर दिया तुमने, पहले वो लिक्विड फॉर्म में होता है,
फिर वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे क्यों? उसमें डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। और तुमने दही जमाया होगा, दूध से दही जमाया होगा, वो भी एग्जाम्पल किसका है? डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब उसमें क्या होता है, पहली बात तो इसमें लिखो एवरी प्रोटीन के पास एवरी प्रोटीन प्रेजेंट इन देयर नेटिव स्टेट। एवरी प्रोटीन पॉइंट लिख लो, अभी समझ में आ जाएगा डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एवरी प्रोटीन प्रेजेंट इन देयर नेटिव स्टेट में, नेटिव फॉर्म में या नेटिव स्टेट में होती है। जैसे भगवान ने जैसा बनाया वैसे ही होता है, मतलब जैसा उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है। सबसे पहले एवरी प्रोटीन, मतलब कोई भी प्रोटीन वो अपने नेटिव स्टेट में रहेगी, जैसी है वैसी रहेगी। और एवरी प्रोटीन हैज इट्स ओन बायोलॉजिकल फंक्शन, उसका खुद का एक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। एवरी प्रोटीन हैज इट्स ओन बायोलॉजिकल फंक्शन, उसका बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। लेकिन एक जब हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में, जैसे हम पीएच चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, या उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ दें, तो क्या होता है? डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। मतलब हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज करें, किसी भी प्रोटीन की हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज करें तो क्या होता है? डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। इफ एनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज, जब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, व्हेन एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज, लाइक टेम्परेचर, पीएच, टेम्परेचर बदल दो, पीएच, एक सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। पीएच और चेंज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर से, तो तब क्या होता है? सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर चेंज इनटू प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सेकेंड, अगर ये सब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे तो जो सेकेंडरी प्रोटीन और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं बस। और प्राइमरी स्ट्रक्चर का कुछ नहीं होता, चाहे तुम उसका पीएच चेंज करो, टेम्परेचर चेंज करो, चाहे कुछ भी चेंज करो, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन सेम। स्टार पॉइंट लगा के देख लो, लिख लो, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन सेम, प्राइमरी स्ट्रक्चर पर कोई असर नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? बॉइलिंग ऑफ एग और कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये सभी एग्जाम्पल हैं। ये हो गई हमारे डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या होता है इसमें? सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अगर हम उसका बायोलॉजिकल मतलब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज करेंगे, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर, तो टेम्परेचर और पीएच वगैरह, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे तुम भले ही कुछ भी चेंज करते रहो। ठीक है, बस इसमें इतना समझना था। तो इसमें क्वेश्चन एक बन चुका है कि प्राइमरी मतलब डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, किस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर कोई असर नहीं पड़ता है। इतनी बात समझ में आई?